हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज जो हम लोग अपना जो भी केमिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट किया सिलेबस, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब हम लोग को जो है वो केस बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो उसको अब हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। जिनको भी जो है केस बेस्ड क्वेश्चन से डर लगता था, अब उनको जो है वो डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब हम लोग डिटेल में जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन को जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 3-4 वीडियो वन शॉट में जो है आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट करवाया गया है, यहाँ पे आई बटन पे आपको मैं दे देता हूँ। आप वहां से जाके, वो वन शॉट वीडियो है, 1-1 घंटे का है। आप उसको देख करके कंप्लीट करके इस वीडियो को देखें, तब तब जो है वो जाके आपको मजा आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन बनाने में। क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन जब आप उन वीडियो को पढ़ के आके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार केस बेस्ड क्वेश्चन तो काफी इजी है। चैप्टर समझने का बस खेल है। अगर चैप्टर आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से, तो फिर आप इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिला होगा, अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, आपका चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीनों चैप्टर जो है अपने 3 चैप्टर से करेंगे हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन। पहला आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, दूसरा आपका एसिड बेसिस से, और तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल से। यही 3 से आपका जो है वो केस बेस्ड पूछ सकता है। चौथा जो आपका कार्बन कंपाउंड है, वहां से आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना केस बेस्ड क्वेश्चन। किसका केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सबसे पहले, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला केस बेस्ड का, वो कह रहा है कि क्लीनिंग इन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रबिंग। 2 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम लोग रब करके, यानी कि घिस करके सैंड पेपर से, होल्ड इट एंड पेयर द टंग्स, उसको इससे जो है, ये इसको टंग कहते हैं, इससे जो होल्ड करके और उसको बर्न करते हैं स्प्रिट लैंप में, एक लैंप है इससे। एंड कलेक्ट करते हैं जो भी उससे पाउडर निकलता है, ठीक है। फॉर्म्ड इट वॉच ग्लास, इस ग्लास में देख सकते हैं ये पाउडर यहाँ पे निकल रहा है। तो ये आपका यहाँ पे एक तरह का केस बना के दे दिया है। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यही आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। छोटा सा आपको एक पैराग्राफ बना के देगा, इसमें आपको कुछ केसेस दे देगा, कुछ कहानी की तरह बता देगा, एंड देन उससे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ, किसका किसका होता है, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं, लेकिन उससे पहले, बर्न जलाने से पहले हम लोग उसको रब करते हैं, उसको मतलब कि साफ करते हैं, एक तरह से बोले तो साफ करते हैं। तो क्यों साफ करते हैं? उसके ऊपर कौन सा कोटिंग रहता है पहले से, उसके ऊपर कौन सा लेयर चढ़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग उसको हटा देते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसको बर्न करते हैं। यानी इस रिबन के ऊपर कौन सा कोटिंग रहता है कि हम लोग इसको सबसे पहले हटाते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसको जलाते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। हाँ, तो आप सबको पता होगा क्या होता है उसमें। तो यार देखो, सबको पता होता है कि उसमें जो है वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर जो है वो चढ़ा हुआ रहता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा कि उस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो है वो लेयर जो है, वो बेसिक लेयर जो है वो चढ़ा हुआ रहता है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ, तो थोड़ा सा डिटेल इसका चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के बारे में कि क्या है कैसे। तो आप सबको पता है कि मैग्नीशियम को जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे, जब हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आप सबको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो इस पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपका बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें पाउडर मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें पाउडर मिल जाता है, और कुछ एनर्जी जो है ये इसमें से बाहर निकलती है। कुछ एनर्जी जो है वो इसमें से क्या होती है? बाहर निकलती है। ये आप सबको पता है। मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कुछ एनर्जी जो है वो बाहर निकलता है। अब एनर्जी जब बाहर निकलता है, तो आपसे आपको जो है इससे पता लगा लेना चाहिए कि जब एनर्जी निकल रही है, यानी एनर्जी जब निकल रही है, तो ये कैसा है? ये सर जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है सर जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक और चीज देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है, ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि एनर्जी सर इसमें से क्या हो रही है? निकल रही है।
चलो सर। और दूसरी बात हमें ये लग रहा है कि हमें इसमें एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है। अगर एनर्जी देनी पड़ती है इस रिएक्शन को होने के लिए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन एनर्जी बाहर निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सर यहाँ पे दो सब्सटेंस जो है वो रिएक्टेंट की तरफ है, प्रोडक्ट के तरफ जो है वो एक ही सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी सर ये कैसा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है सर जी, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हमें इससे ये भी पता चलता है। तो ये इतना डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया। अब नीचे पढ़ते हैं इसका क्या है। दूसरा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का जो है वो कलर कैसा होता है, तो कौन बताएगा, कौन बताएगा मैग्नीशियम रिबन का कलर कैसा होता है? जल्दी बताइए, कौन बताना चाहेगा मैग्नीशियम रिबन का कलर कैसा होता है? बता दिए। हाँ, तो देखिए मैग्नीशियम रिबन का कलर जो है वो सबको पता है सर जी, ग्रे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द, अभी धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि आपको समझाना है मुझे, देन उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इसी केस बेस्ड क्वेश्चन में का कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पाउडर ऑब्टेन इन द एक्टिविटीज। जो एक्टिविटी में ऑब्टेन हो रहा है उस पाउडर का नाम जो है बता दीजिए क्या है। तो सबको पता है यार, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपका होता है, सबको पता है क्या चीज होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इसका जो है आपका इसमें पाउडर मिलता है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने अभी इसके बारे में चर्चा किया है। चलो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द पाउडर ऑब्टेन रिएक्ट्स विद वाटर। यानी जो आपको यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, ठीक है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड जो है वो बनेगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यार सबको पता है क्या कि मैग्नीशियम जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये अगर किसी को नहीं पता है तो यार इसको याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम इसको याद रख लेना अगर नहीं पता हो तो, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पहला कंप्लीट किया। कौन सा, पहला चैप्टर का पहला केस बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। दूसरा देखिए, दूसरा इसी चैप्टर से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है कि एक प्लास्टिक मग है, ये प्लास्टिक का मग यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ड्रिल विद दो, इसमें जो है हम लोगों ने ड्रिल किया दो होल्स, यानी जैसे कि ये मान लीजिए ये मग है प्लास्टिक का, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेस साइड में यानी नीचे साइड में दो होल्स हमने कर दिया इस मग में। इंसर्ट कार्बन का एक इलेक्ट्रोड्स, कार्बन का एक इलेक्ट्रोड्स जो है, ठीक है, हम लोगों ने इसके ऊपर ऐसे इसमें लगा लिया इस तरह से, कार्बन का एक इलेक्ट्रोड्स। ब्लैक रंग का जो आता है, आप बैटरी में से जो है निकालते हैं तो देखते हैं ब्लैक रंग का इस तरह का कुछ निकलता है, तो वह इस उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो उसको हम लोगों ने कहाँ लगाया, इस मग में जो होल किए थे उसमें हमने इसको लगा दिया। और उसके बाद उस चीज को जो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वायर से कनेक्ट किया है 6 वोल्ट के बैटरी से। और उस मग में जो हम लोगों ने वाटर जो है वो फिल कर दिया, यानी पूरे मग में, आधे मग में जो हम लोगों ने वाटर को क्या कर दिया, इसमें फिल कर दिया है, ठीक है, भर दिए। उसके बाद कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोगों ने उस वाटर में डाला, यानी इसमें जो है फ्यू ड्रॉप्स यानी बहुत कम मात्रा में जो है हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो क्या किया है, इंसर्ट किया है, ठीक है, किसमें, वाटर में। तो कह रहा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे ये जो 2 टेस्ट ट्यूब है उसमें से आपको नीचे केस दिया हुआ है यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अब हम लोग को बताना है सारे चीज पढ़ के। फिल्ड विथ वाटर, ये 2 टेस्ट ट्यूब जो है हम लोगों ने फिल्ड किया है वाटर से, यानी ये देखो ये जो टेस्ट ट्यूब था इसमें इसमें हम लोगों ने वाटर से फिल किया है। 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स उसमें लगे हुए हैं। अब हम लोग जो बैटरी कनेक्ट किए हैं उसका स्विच ऑन करेंगे और करंट इसमें पास कराएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको केस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है। अब अगर इसका क्वेश्चन पहला देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो, आपसे रेशियो पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट है। तो यार सबको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, H2O होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 2:1 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ये देखिए सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 2:1 में जो है आपका यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन एक्टिविटी।
अब इस एक्टिविटी को करने के लिए, यानी यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोड लिए पड़े हैं, ये जो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये किस मतलब किस मटेरियल का रड का है, किस मटेरियल का रड का है, यानी कौन सा इसमें इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे, क्या ग्रेफाइट का करेंगे, डायमंड का करेंगे, कॉक का करेंगे, या कॉपर का करेंगे, किसका करेंगे बताइए। तो देखो सबको पता है कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ग्रेफाइट जो है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर नहीं है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड भी जो है आपका नहीं है, कॉक भी आपका नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है वो आसानी से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका कहाँ पे कलेक्ट होगा, तो देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस कहाँ पे कलेक्ट होगा। एक चीज आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या, कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो होता है वो अपने ऊपर एनोड लेता है, क्या लेता है, एनोड, एनोड जो है वो अपने ऊपर लेता है, यानी उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है सर, एनोड और कैथोड जो है वो आप लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे, एनोड और कैथोड के बारे में जो है वो आप लोग सुने होंगे। तो ग्रेफाइट क्या करता है सर जी, ग्रेफाइट जो है वो अपने ऊपर जो है वो एनोड जो है वो लेता है, क्या लेता है सर, एनोड लेता है, एनोड मतलब सर पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ गए सर, कैथोड मतलब सर निगेटिव चार्ज होता है। सो ग्रेफाइट जो है वो अपने ऊपर एनोड लेता है, यानी एनोड वो होता है, तो जब वो एनोड होगा तो वो अपने ऊपर किसको जमा करेगा, किसको कलेक्ट करेगा, तो ग्रेफाइट के ऊपर किसको कलेक्ट करेगा वो, तो सर वो जो है वो कलेक्ट करेगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज में होता है, O2 माइनस में होता है, और अपोजिट साइड में अट्रैक्शन होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ जो है वो आपका कलेक्ट होगा, और हाइड्रोजन सर जी प्लस चार्ज में होता है, पॉजिटिव में होता है, तो हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है, तो सर जी वो कैथोड की तरफ जो है वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, कैथोड निगेटिव, यानी कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, तो सर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, कैथोड जो है वो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो शो करता है, सबको पता है सर जी इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो शो करता है, ठीक है। चलो तो उम्मीद है आप लोग समझ गए काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, रिएक्शन के दौरान जो हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे हम लोग वाटर को जो है रिएक्शन करते हैं, इसमें अब हम लोग हीट देंगे वाटर के ऊपर, इसमें एनर्जी जो है वो हम लोग दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक हो गया, तो यहाँ पे H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है, H2 और O2 में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस शो करता है। चलो सर, तो वहां पे दो केसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया, तीसरा केस देखते हैं इसी चैप्टर में क्या है, कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग। अब थोड़ा तेजी से हम लोग चलते हैं, दो क्वेश्चन काफी स्लो जो हम लोगों ने किया ताकि आपको समझ में आ जाए केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम्स फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में जो है इस ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है हम लोगों ने डाला 2 ग्राम, हीट किया, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, ब्राउन देखिए नीचे बर्नर से हम लोगों ने इसको हीट किया। अब ये सारा कहानी आप पढ़ सकते हैं खुद से, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो FeSO4.7H2O जो है आपका होता है, लॉस ऑफ वाटर इसमें होता है, व्हेन हीटेड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इट कैन डिकम्पोज द फेरस ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड में जो है वो कम कन्वर्ट होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड जो है वो एक सॉलिड होता है, वाइल SO2 और SO3 जो है वो गैस होता है। ये आपको इस तरह से यहाँ पे कुछ केस बना के आपको दे दिया, लेकिन हमें अब इससे मतलब नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है और थोड़ा बहुत इधर से आप हिंट ले लें केस बेस्ड क्वेश्चन से, तो आपको ये पूरा समझने का, कहानी समझने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हल्का सा, और ऊपर से बस हल्का सा हिंट ले लें, बस आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कह रहा है कि व्हाट कैन वी ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो पहले आप देखिए कि किसका रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का,
FeSO4.7H2O का जो है वो बात कर रहा है कि जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो आपका ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। यानी सर जी हमें कह रहा है कि FeSO4 डॉट जो आपका 7H2O है, ठीक है, इसको जब हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो तो ये जो है ये आपका किसमें जा रहा है, ये आपका जा रहा है किसमें किसमें सर जी, तो ये जा रहा है Fe2O3 में प्लस SO2 में प्लस SO3 में जो है ये जा रहा है, ये कह रहा है आपसे रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन से आप समझ गए होंगे कुछ चीजें। तो अब देखते हैं इसका क्या कहना है, क्या कहना है, और पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन में सर जी क्या कह रहा है, और भी थोड़ा सा बहुत कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस से दो तीन यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, रिएक्टेंट साइड एक ही है लेकिन प्रोडक्ट के साइड दो तीन प्रोडक्ट बन गए, यानी डिकम्पोज हो रहा है। ये FeSO4.7H2O डिकम्पोज टूट रहा है, यानी सर ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पहला हुआ। दूसरा, इस रिएक्शन से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर इसमें जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपका एनर्जी भी जो है वो बाहर निकल रहा है, ये यहाँ से इस रिएक्शन से एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो एनर्जी जब सर बाहर निकल रहा है तो सर ये क्या होता है, और इसमें कुछ हमें एनर्जी देनी भी पड़ती है। तो क्या हमें पता चल रहा है कि सर एनर्जी बाहर भी कुछ निकल रहा है, कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ रही है इस रिएक्शन करने के लिए। यानी सर ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों ही है। ये कैसा है सर, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये दोनों ही जो है वो है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। चलो सर मजा आ गया। अब यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 जो दिख रहा है, इसका कलर आप माय डियर फ्रेंड याद रखेंगे, इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है सर जी, तो ब्राउन कलर का जो है वही इसका कलर होता है। चलो, और बाकी जो यहाँ पे SO2 और SO3 निकल रहा है, इनका पंजेंट स्मेल आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, तो पंजेंट स्मेल जो है वो आपका होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं मैं आपको जो है वो लगभग मैं दे चुका हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इस मतलब रिएक्शन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। वाटर वेपर इवॉल्व हो रहा है, चेंज कलर हो रहा है, स्मेल जो है सल्फर का बर्न हो रहा है, या सब चीज हो रहा है, तीनों हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से वाटर जो है वो बेचारा गायब हो गया, इधर प्रोडक्ट के साइड वाटर दिख नहीं रहा है, यानी वाटर बर्न हो गया, वेपर में मतलब कि उड़ गया। दूसरा, कलर चेंज हो रहा है, देखिए ब्राउन कलर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया FeSO4.7H2O से। ठीक है, इसका कलर कुछ और होता है, ग्रीन शायद होता है, और यहाँ पे ब्राउन कलर में कन्वर्ट, यानी कलर चेंज भी हो रहा है। और यहाँ पंजेंट स्मेल भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, यानी तीनों देखने को मिल रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कलर है आयरन ऑक्साइड का, यानी जो आयरन ऑक्साइड उसका क्या कलर है, तभी पढ़ के आंसर ब्राउन कलर का होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू वाटर। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को जो है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को पास करेंगे वाटर के साथ। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम लोग पास करेंगे वाटर के साथ तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, जल्दी बताइए। अगर आपको पता है तो आप बता सकते। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, सी ऑप्शन यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन सकता है, क्या आपको पता है कि जब हम लोग इसको जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड को सॉरी जो हम लोग इसको वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड जो है वो बनेगा, क्या आप बता सकते हैं हमें, जल्दी बताइए सरकार। तो सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे वाटर के साथ, ठीक है, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड जल्दी बताइए। यानी SO2 को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप सबको पता है कि सर H2
SO3 जो है वो बन जाएगा। ये 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन जो है मिलकर 3 ऑक्सीजन और 1 सल्फर। सो H2SO3 जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे इसमें करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा। चलो सर, मजा आ गया यार। सर जी आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यस यस, मजा तो आएगा यार। कंटेंट बनाने में भी काफी हम लोग को जो है वो मतलब मेहनत लगता है, ठीक है, तो मजा तो आएगा ही जब कंटेंट ही में मेहनत लगा है। सो ये आपका ऊपर वाला केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन फोर्थ केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी मतलब की चैप्टर का। पूरा हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे चैप्टर का, जो भी चैप्टर का है इसी में से आपका एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ये इतना बस आप लोग जो है वो भरोसा रखिए। चौथा कह रहा है कि द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड जो है रिएक्ट करते हैं कैटायन एंड आयन टू रिएक्टेंट 6 प्लेसेस फॉर्मिंग 2 न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 6 प्लेसेस पे 2 न्यू प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। आयनिक कंपाउंड कंसीडर एज, आयनिक कंपाउंड जो है कंसीडर जो है जैसे वाटर सोल्यूबल जो है, आयनिक कंपाउंड में वाटर सोल्यूबल जो है वो होता है आयनिक कंपाउंड। यानी आयनिक कंपाउंड एक तरह से कह रहा है कि ये जो है वाटर सोल्यूबल होता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म विद प्रेसिपिटेट और गैसेज, एक प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट में या फिर गैसियस में जो है फॉर्म होता है आयनिक कंपाउंड में वाटर सोल्यूबल के दौरान। ठीक है, ये आपका है। उसके बाद अब यहाँ से आपका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, यानी लीड नाइट्रेट में और पोटेशियम आयोडाइड में, ठीक है, कौन सा ही एग्जांपल है? क्या कंपोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यानी 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि सर लीड एक एलिमेंट हो गया, नाइट्रेट एक एलिमेंट हो गया, यानी सर जी ए बी हो गया। पोटेशियम एक एलिमेंट हो गया, आयोडाइड एक एलिमेंट हो गया, यानी सर जी ये सी और ये डी हो गया। यानी ए बी प्लस सी डी का रिएक्शन करते हैं तो आप सबको पता है कि ए जो है वो सी के साथ, बी जो है वो डी के साथ हो जाएगा। यानी ए जो है सी के साथ और बी जो है वो डी के साथ हो जाता है। तब तो आपको यार हिंट से पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो सर, मजा आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं लीड नाइट्रेट को, तो कौन सा कलर जो है वो फॉर्म होता है। सबसे पहले अब इसमें से पहले इसका कुछ जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं पूरी तरीके से। लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस, लीड नाइट्रेट, ये एक्वस सोल्यूशन होता है, आपको ना पता हो तो बता दें। इसका रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ यानी 2Ki के साथ, ये भी एक्वस में है, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? तो सबको पता है सर जी, यहाँ से Pb और I जो है वो 2 मोलिक्यूल्स निकल जाएगा, यानी सर जी Pb आयोडाइड लीड आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, और प्रिसिपिटेट फॉर्म में यह बनता है, नीचे जाके बैठ जाता है सोल्यूशन में। और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो KNO3 जो है वो बन जाता है एक्वस सोल्यूशन में। ये आपका रिएक्शन होता है पूरी तरीके से देखे तो। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब क्या कह रहा है, अब इसको समझते हैं। तो जब लीड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो जो फॉर्मेशन जो इसमें होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें रिएक्शन जब ये होता है तो जो येलो प्रिसिपिटेट है लीड आयोडाइड का, यानी ये जो लीड आयोडाइड है, ये लीड आयोडाइड, ये जो प्रिसिपिटेट का जो कलर होता है, ये कलर येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है सर जी? येलो कलर का होता है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा? तो यार हमें मिल गया कौन सा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी चच्चा की नहीं लगी? हाँ सर, अच्छी लगी। चलो सर, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रेसिपिटेट कैसा बना? येलो कलर का जो है वो आपका कैसा बना, प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है। चलो सर, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि विच मेटेलिक स्पून कैन बी यूज टू स्टीर, स्टीर मतलब जो सेक करना होता है, जिससे हम लोग सेक करते हैं, यानी कि चम्मच से जैसे घोलते हैं ना, ऐसे ऐसे करके चीनी पानी में जो घोलते हैं उसी को सेक कहते हैं। तो स्टीर लीड नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी एक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इस मग में। अब ये अंदर मान लो जाके यहाँ पे बैठ गया, अब इसको हमें सेक करना है। ठीक है,
तो किस चम्मच से करेंगे, कौन सा चम्मच, यानी चम्मच कौन से मेटल का होना चाहिए, क्या सोडियम का होना चाहिए, क्या सिल्वर का होना चाहिए, क्या आयरन का होना चाहिए, क्या अल्यूमिनियम का होना चाहिए। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज का जो है वो जानकारी होना चाहिए, और ये पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं वन शॉट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आप वहां प्लीज, मैं कह रहा हूं कि वन शॉट वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप प्लीज उसे जाके देखिए। अब वहां पे आप वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने डिटेल में समझा रखा है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। यहाँ पे आई बटन पे मैं दे देता हूँ वीडियोस का लिंक, वन शॉट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये जो रिएक्शन यानी ये जो क्वेश्चन है वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज होगा। इसमें आपको बस सिंपल सा ये देखना है कि ये जो लीड नाइट्रेट है यानी PbNO3 है, PbNO3 होल ट्वाइस है। अब ये लीड जो है, लीड यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन मोर रिएक्टिव जो है वो आपका मेटल है और कौन लेस रिएक्टिव मेटल है। अगर मोर रिएक्टिव मेटल होगा तो इस पीबी को मार के भगा देगा और वो उसकी जगह पे आके रह जाएगा, यानी उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अब हमें चम्मच से मिलाना है, तो भाई जैसे हम चम्मच को डालेंगे लीड नाइट्रेट सोल्यूशन में और पता चला चम्मच रिएक्शन कर दिया उस सोल्यूशन के साथ और चम्मच ही गल गया, तो हम भाई मिलाएंगे कैसे उसको। यानी कि हमें ऐसा मेटल का चम्मच चाहिए, स्पून चाहिए कि वो रिएक्शन ना करे लीड नाइट्रेट सोल्यूशन से, ऐसा मेटल हमें चाहिए चम्मच, ठीक है। तो कौन सा होगा यार, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, आयरन Fe जो है वो लीड से हाईली रिएक्टिव है, अल्यूमिनियम भी लीड से हाईली रिएक्टिव है। तो आंसर हमारा बना कौन सा, तो आंसर बना हमारा सिल्वर। क्यों सर, क्योंकि जो PbNO3 होल ट्वाइस है एक्वा सोल्यूशन में, इसको जब हम लोग सिल्वर के साथ रिएक्शन करते हैं, सिल्वर सॉलिड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है और हम आराम से चम्मच से जो है वो उस सोल्यूशन को मिला सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो सिल्वर स्पून जो है वो आपका वहां पे होगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। फिफ्थ केस बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स यानी आयरन का कील जो है भी शाइनी करता है, ठीक है, व्हेन न्यू जब नया होता है, बट गेट्स कोटेड विथ रेडिश ब्राउन, लेकिन कुछ समय बाद रेडिश ब्राउन कलर का उस पर कोट चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाता है, व्हेन लेफ्ट सम टाइम, कुछ समय बाद, और उस दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ मेटल। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश, कुछ और भी मेटल जो है वो इसी तरह का उनका हो जाता है हाल। कोटिंग ऑफ फॉर्म बाय कॉपर एंड सिल्वर, कोटिंग से जो हम लोग क्या करते हैं उसको वो करते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक विद सब्सटेंस अराउंड इट, द मॉइस्चर एसिड ये सब के साथ तो कोरोड हो जाते हैं, वो उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। ये सारा इस तरह से जानकारी दिया हुआ है, कोरोजन के बारे में भी मैंने पढ़ा रखा है वन शॉट वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई रस्टिंग का फॉर्मूला बता दो हमें। तो यार सबको पता है रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पूरा रिएक्शन ही बना देता हूँ ना, सबसे बढ़िया है। तो यार देखो, जब आयरन का रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ आयरन जो है वो रिएक्ट करेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो सबको पता है कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और कुछ n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो आपका इधर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब जब ये मतलब कि रिएक्शन तो इतना ही होगा, ये इतना ही होगा यहाँ तक, ये ठीक है, यहाँ तक ही होगा। यानी आयरन जो रखा हुआ था मेटल, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना। अब बारिश हो गया उस आयरन पे, तो वाटर उस पे आ गया या फिर पानी का बूंद कहीं से उस आयरन पे पड़ गया, तो अब वो आयरन ऑक्साइड जो है वो अब रिएक्ट कर देगा उस वाटर के साथ, तो वहां पे रस्टिंग हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, Fe2O3 डॉट एडिशन रिएक्शन हो जाता है n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं, यानी रस्टिंग कहते हैं। यानी सर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, जल्दी बताइए। Fe2 सॉरी Fe2O3 डॉट NH2O या फिर XH2O, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका सी जो है वो हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कौन सा इसका करेक्ट हो गया। चलो सर, दूसरा है कि विच मेटल इज हाईली कोरोसिव, कौन सा मेटल इसमें से हाईली कोरोसिव है। तो यार सबको पता है जिंक जो है वो हाईली कोरोसिव हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से ऊपर आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम से ऊपर जिंक आता है। रिएक्टिविटी सीरीज का ये सारा क्वेश्चन है, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल इन चारों ऑप्शन में जिंक जो है वो आपका हो जाएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आगे बढ़ते हैं।
क्या बढ़ते हैं सर, फिर से बोलिए एक बार। अरे सर आगे की ओर बढ़े कि ना बढ़े। ए यार गलत तो बता दिया मैंने यहाँ पे, गलत बता दिया सर जी। अरे यार ये मैं यहाँ पे हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ। यार देखो आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो आपको गलत बता गया। जिंक से ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज अल्युमिनियम होता है, अचानक से ध्यान है ये, ठीक कहो कि मैं आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, अल्युमिनियम। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कल नानी का मंगल, अल आ रहा है, जिंदगी अल, फिर देन उसके बाद नीचे जिंदगी। मैं ट्रिक बताया हूँ रिएक्टिविटी सीरीज का, यानी जेडन से ऊपर आता है अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम जो है वो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन अल्युमिनियम, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ ए मेटल अंडर गोज यूनिफॉर्म कोरोसिव इट बिकम्स, जब मेटल जो है वो कोरोजन के प्रोसेस में होता है तो उस पर क्या होता है, क्या वो मोटा होता चला जाता है, क्या वो परफेक्ट उसी तरह का रहता है, क्या वो पतला होता चला जाता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं होता है। सबको पता है वो पतला होता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो गायब भी हो जाता है। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने पूरा जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि हमारा आगे जो है वो कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। सो रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी इस पैसेज को रीड कीजिए और देन उसके बाद जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें दीजिए। सो देखते हैं अब इसमें से आपका यहाँ पे कैसे, आप इसको रीड कीजिए 2 मिनट के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको रीड कीजिए, फटाफट रीड कीजिए बिना लेट किए हुए। कर लिया रीड, ओ माय गॉड सर जी कर लिया लीड, चलो सर लीड कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर मेनी सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द सॉल्यूशन एज एसिडिक एंड बेसिक। सबको पता है यार इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए। एसिड बेसिस इंडिकेटर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर विच हैव द, अब आपको इससे पता चल गया कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। इससे आपको ये चीज पता चल गया कि ये यार इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बहुत बात हो रहा है। अब जैसे ही आपको ये इतना पता चल गया ना, जैसे ही आपको जब ये इतना पता चल जाता है कि ये इंडिकेटर के बारे में ही बात हो रहा है, तब डायरेक्ट क्यों ना हम क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड को ब्लू में कर रहा है, यानी सर वो कुछ बेसिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी, सर वो कुछ बेसिक सोल्यूशन मुझे लग रहा है कि वो होना चाहिए। बेसिक होना चाहिए तो यार आंवला, एसिडिक ये भी नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं, बेकिंग सोडा जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर जी, बेकिंग सोडा जो है बेसिंग नहीं, बेकिंग सोडा जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, कोई दिक्कत हुई तो नहीं ना। यार दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, क्या सर जी बता सकते हो, दिक्कत हो तो बता सकते हो। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, देखो इस तरह का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को रेड में कर रहा है यानी वो एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक होना चाहिए तो यार 9 तो बेसिक हो जाएगा, 8 भी बेसिक हो जाएगा, 7 तो यार न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेसिक हो गया कौन सा, 6 इज योर करेक्ट आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एन एसिड बेस इंडिकेटर, कौन सा ऐसा फॉलोइंग चीज है जो एसिड और बेस दोनों इंडिकेटर को जो है वो शो करता है। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं। तो वो करेक्ट आंसर कौन सा, टर्मरिक, हल्दी नहीं होता यार, हल्दी तो एसिडिक और बेस को करता है, विकस भी नहीं होता है। लिटमस पेपर जो है वो नहीं हो पाएगा इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। विनेला जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विनेला जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे कह रहा है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। सो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट में जो है आपका लिटमस नहीं होता है, विनेला जो है वो ही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलो सर मजा आ गया। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं सर, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर में है, ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट पूछा है।
सो लिटमस पेपर जो है एसिडिक में रेड शो करता है, ठीक है, बेसिक में ब्लू हो जाता है। चलो ठीक है। फिनोल्फथालीन पिंक कलर एसिड में, बेसिक में कलरलेस, यार ये इस पे डाउट है मुझे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। रेड कैबेज रेड, ये देखो इस तरह का क्वेश्चन में करा रखा हूं भाई, इस तरह का मैं बेस कॉन्सेप्ट में करा रखा हूं वन शॉट में। आप इसको प्लीज आंसर कीजिए, वन शॉट देख के आइए, देन उसके बाद इसका आंसर कीजिए। सारा मैं जितना भी ये क्वेश्चन है डिस्कस कर रहा हूं ना, वन शॉट में हो चुका है चैप्टर के दौरान। और ज्यादा नहीं टाइम, मतलब ज्यादा देर का वन शॉट नहीं है, 1 घंटे का है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको इंटू 2 पे, इंटू 1.5 पे लगा के देख के खत्म करें, कॉन्सेप्ट अपने अंदर लाए माइंड में, ताकि इस तरह क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सके। इसका आंसर बी जो है वो आपका हो जाएगा, इसका कंप्लीटली आंसर, क्योंकि फिनेल्फ्थालीन कलरलेस होता है भाई, यहाँ पे ये कैसे शो कर सकता है ऐसा चीज। चलो देन नेक्स्ट, वो भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है ताजमहल का कॉन्सेप्ट, और ताजमहल के कॉन्सेप्ट में अब हम लोग देखते हैं कि ताजमहल 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है आपका है, 7 जो है वो आपका बोल सकते हैं कि अजूबा। इज मेड ऑफ व्हाइट स्टोन से बना हुआ है, व्हाइट स्टोन कंटेन सम सबस्टांस, व्हाइट स्टोन जो है वो कुछ सब्सटेंस ए है, एंड प्रेजेंट इन चॉल, चॉल पाउडर उसमें प्रेजेंट है, लाइम स्टोन भी प्रेजेंट है। टर्निंग येलो, येलो जो है वो हो रहा है ड्यू टू पोल्यूटेड एयर के कारण, वो येलो में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे ताजमहल। इट इज क्लीन बाई एसिडिक क्लीनर, इसको हम लोग एसिडिक क्लीनर से क्लीन करते हैं, या फिर एसिड रेन आता है तो देखेंगे ताजमहल थोड़ा सा चमकने लगता है। एक गैस बी रिलीज होता है उसके दौरान, जब एसिड के साथ हम उसको क्लीन करते हैं तो। व्हेन पास्ड, जब वो पास करता है एक सोल्यूशन सी के साथ, तो एक फॉर्म करता है एक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है व्हाइट स्टोन में, और फिर ताजमहल। ये देखिए पॉल्यूशन के कारण ये जो है वो येलोइश में कन्वर्ट होता चला जा रहा है ताजमहल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस ए है वो कौन सा सब्सटेंस है, तो यार सबको पता है सब्सटेंस ए कौन सा सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका हो जाएगा, यानी CaCO3 जो है वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से, ये संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से हो जाएगा। गैस बी, कौन सा गैस यहाँ पे रिलीज होता है, कौन सा गैस, यार कैल्शियम कार्बोनेट में ही जो है कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन ही डाइऑक्साइड गैस से रिलीज होगा। सो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। सोल्यूशन सी जो वहाँ पे जो हमारा फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन सी जो है, जब हम लोग उस गैस को उसमें से पास कर रहे हैं, तो वेन गैस जब हम लोग पास कर रहे हैं, सी गैस पास कर रहे हैं, तो एक सब्सटेंस जो है वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो कौन सा गैस पास कराते हैं उसमें, कौन सा गैस पास कराते हैं, तो यार सबको पता है, क्या पता है सर कौन सा गैस हम लोग पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस होता है यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल से है यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा तभी एक गैस वहां पे फॉर्म होगा। थर्ड है कि कौन सा नेचर का सब्सटेंस है, ये जो है वो कौन सा एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो हाइड्रोक्साइड लगा है यार उसमें भाई। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी सर हमें बेसिक टाइप का लग रहा है, यानी सर वो बेसिक हो जाएगा। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करें वन शॉट वीडियो से, और कंप्लीट करें इस तरह का सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ना समझे चचा, अरे चचा समझे कि ना समझे, समझ गए लो, ना समझ लो। चलो देखो, कार्बन कैल्शियम जो क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 जो है, इस जब ये रिएक्शन किसी एसिड के साथ, मान लो HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, पूरा रिएक्शन में करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और थोड़ा बहुत वाटर जो है यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब जब यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिएक्शन जो वहां पे निकला है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये 2 जो है वो बाहर रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और H2O गैस बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन यार आप लोग याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन को आप लोग याद रखें, ठीक है। चलो ये रिएक्शन याद रखिएगा। देन अब हम लोग जो है इसका सेकंड जो चैप्टर है उसका थर्ड जो है केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा केस बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेटेड इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, जो हम लोग हाइड्रोजन आयन को जो है मेजर करते हैं वो पीएच स्केल होता है। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस, पीएच को हम लोग पोटेंस मतलब वो बोलते हैं, एक जर्मन जो है वो है, इसका मीनिंग होता है पावर। ऑन द पीएच स्केल वी मेजरिंग द पीएच ऑफ 0 से 14 तक मेजर करते हैं, शुड बी द सिंपल नंबर इंडिकेटेड द एसिड और बेसिक को इंडिकेट करता है ये। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेटेड लोअर द पीएच वैल्यू, यानी यहाँ से देखो आपको यहाँ से मिल रहा है क्या, कि अगर H+ आयन हायर होगा तो जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, यानी कि
H प्लस आयन हायर होगा तो पीएच स्केल क्या होगा, कम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है H प्लस और पीएच के बीच का रिलेशन इन्वर्सली दिख रहा है। चलो ये यहाँ से पढ़ने से हमें मिल गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन, इसमें से किसका सबसे ज्यादा H प्लस आयन जो है इसमें से किसका होगा। यार देखो, जिसका सबसे कम पीएच वैल्यू होगा उसका सबसे ज्यादा H प्लस आयन होगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि H प्लस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी पीएच वैल्यू जिसका ज्यादा होगा तो H प्लस उसका कम होगा, और पीएच वैल्यू जिसका कम होगा उसका H प्लस ज्यादा होगा। आपसे हायर पूछा है तो देखो पीएच वैल्यू किसका कम है, ये कम है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो हम लोगों ने पढ़ के निकाल लिया इसका आंसर। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेटेड एंड पीएच इज रिलेटेड टू जीरो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अभी पढ़े हैं भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो सर, तीसरा है कि ये बेसिक सॉल्यूशन कूड पीएच, बेसिक सॉल्यूशन का क्या होगा, तो यार ये 3 तो एसिडिक हो जाता है, बी भी एसिडिक हो जाएगा, 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा, डी ऑप्शन जो करेक्ट। यार इतना इजी क्वेश्चन आप लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं यार, हमें तो पता नहीं चलता यार कैसे, ये क्या हो रहा है। ये इजी क्वेश्चन था यार, था ना इजी, यस सर इजी था। चलो इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि द टेबल प्रोड्यूस बाय पीएच फॉर पीक्यूआरएस, ये पीक्यूआरएस है, पी का जो है पीएच वैल्यू 2 है, क्यू का 9 है, और आर का 5 है, और एस का 7 है। इसको कह रहा है कि आपको कैसे अरेंज करना है कि हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेट है, यानी H प्लस आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपको करना है कि H प्लस आयन जो है वो बढ़ता चला जाए। तो यार देखो, ये तो आपका बेसिक हो जाएगा, 11वां बेसिक हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यानी पहले नंबर पे ये आएगा, देन उसके बाद 11 से हल्का कम कौन है, 9 है, यानी दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये आ जाएगा, और चौथे पे ये आ जाएगा, यानी पहले एस होगा, एस से ज्यादा पीएच वैल्यू किस में होगा, एच से ज्यादा पीएच वैल्यू क्यू में होगा, क्यू से ज्यादा पीएच वैल्यू किसका होगा, क्यू से ज्यादा पीएच वैल्यू आर में होगा, और आर से ज्यादा पी में होगा, यानी एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो सर, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब चौथा जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। यार आपको केस बेस्ड से अब डर नहीं लग रहा है? केस बेस्ड से आपको डर नहीं लग रहा है? कहेंगे अरे सर मजा आ गया केस बेस्ड पढ़ के, मजा, जिसको मजा कहते हैं वो मजा आ गया। अरे भाई, मजा ही दिलाने के लिए तो आपके पास आया हूं मैं। है, मजा ही तो दिलाने आया हूँ कि भाई तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन से डर निकाल दे, वो डर निकालने के लिए ही बस मैं आया हूँ। ठीक है, कि जो बच्चे हड़कम मचा कर रखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन हार्ड होता है, हार्ड होता है, उनका डर निकालने के लिए ही बस ये वीडियो है। बस अपने भाइयों बहनों में शेयर कर दो कि यार देखो केस बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है आपके एग्जाम में, देख लो। सो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में है, जो कि पेल येलोइश पाउडर होता है। सो सोल्यूशन इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, जो वाटर में जो सोल्यूशन है वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है उसमें, ऑब्जर्वेशन इज क्लियरली सोल्यूशन। द केमिकल फॉर्मूला जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है, केमिकल नेम जो है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड जो हम लोग बोलते हैं, इस मिक्स विद सॉल्ट के साथ जब ये मिक्स होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस जो है एसिड जो है वो फॉर्म करता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इसका स्टेटमेंट पढ़ लिया। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई, हमें क्वेश्चन से मतलब है, हम जो है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो सर जी मजा आ गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन उसके बाद चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहे थे, हमें नहीं समझ में आया तो आप लोग तैयार ठहरे हैं। हमें क्या पता तुम क्या कहोगे। चलो सर आगे बढ़े, बहुत बातें हो गई, आगे की ओर बढ़े कि नहीं बढ़े, हाँ यार बढ़ते हैं। द कंपाउंड ऑफ लाइम वाटर, जो लाइम वाटर कंपाउंड है मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से जब मैन्युफैक्चर होता है वो कौन सा होता है, मिल्की सस्पेंशन ऑफ सी। देखो ये तो पता है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, क्योंकि वही मिल्की कलर का होता है, यानी लाइम वाटर उसी को हम लोग कहते हैं। तो क्या वो सस्पेंशन होता है, यानी कि मतलब कि एक तरह से कहें तो उसमें बहुत ज्यादा प्रिसिपिटेट फॉर्म का होता है, जी नहीं, क्लियर होता है यार, दूध की तरह होता है, इसलिए हम लोग उसको मिल्की बोलते हैं। सो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो सर मजा आ गया। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट भाइयों बहनों, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखने वाले हैं
कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज यूज टू प्रिपेयरिंग अ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में जो सोडियम क्लोराइड, ब्रीन, जिसको ब्रीन भी बोलते हैं, उसमें कौन सा एक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के साइड कौन सा एक ऐसा चीज जो है वो बनता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एक चीज जो है वो प्रोडक्ट के साइड जो है वो बनता है। तो यार देखो, एक आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो उस दौरान, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो है वो आपका क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड यानी जिसको ब्रीन कहते हैं। उस दौरान हमको क्लोरीन गैस जो है वो मिलता है, क्लोरीन जो है वो गैस जो है वो हमें मिल जाता है ब्रीन, सोडियम क्लोराइड के दौरान, ठीक है। और यही जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो क्या करता है, जो क्लोरीन गैस है उसी को हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। क्लोरीन गैस का हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, समझ गए। चलो तो आगे बढ़ जाए। ब्लीचिंग पाउडर का अगर यूज आपको वो करना है तो आप जो है बस सुन लीजिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो उसको हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग कॉटन या फिर वुड पल्प, पल्प जो हुआ या फिर क्लॉथ हुआ उसको हम लोग उसमें यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करता है। और एक तरह से और बोले तो ये जो है जम्स को किल करता है ब्लीचिंग पाउडर वाटर में जाकर के, इसलिए स्विमिंग पूल में जो हम लोग उसको ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, यानी क्लोरीन का हम लोग यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कैन नॉट कंसीडर द यूज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के दौरान कौन सा चीज हम लोग यूज नहीं करते यार, ऑक्सीडाइजिंग तो यूज ही करते हैं, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर में यूज ही करते हैं, ब्लीचिंग कॉटन एंड लेन टेक्सटाइल में यूज ही करते हैं, रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं, ये ऐड करता है, यानी डी ऑप्शन गलत है। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, डी इज योर करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि आपसे पूछा है कैन नॉट, ठीक है। चलो तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। पांचवें में देखते हैं, पांचवें में आपका क्या कह रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन पांचवा है आपका, वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए formula of unit of a salt. Water crystallization of water, hydration of our water molecules are present inside crystal. Water is often incorporated in the formation of crystal from aqueous solution. A salt is associated water of crystal is known as hydrate, उसको हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं। ये आपको इस तरह का यहाँ पे दिया पड़ा है आपको चीज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें कि ना करें, अब आप ही लोग बताइए यार कि करें कि ना करें, कर लेंगे आप लोग कि ना करेंगे, होमवर्क दें कि ना दें आप लोगों को, जल्दी बताइए, होमवर्क दें कि ना दें, क्या करना है, क्या करना है चचा लोगों का, हाँ, चचा चचा लोगों का क्या करना है, क्या करोगे तुम, तुम चलो देख ही लेते हैं यार, क्या करेंगे, आगे बढ़े, चलो देख ही लेते हैं क्या करते हैं। तो वो इसमें आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फॉर्म नहीं करता है। इसमें से कौन सा जो है वो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर का जो है वो चीजें फॉर्म नहीं करता है, इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपसे कहा है। तो देख लेते हैं पहले कुछ इसमें का जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्लू वेट्रोल, बेकिंग सोडा जो है इसका ऐसे करेक्ट है, वॉशिंग सोडा में भी आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिप्सम में भी जो है आपका होता है, ब्लू वेट्रोल में भी जो है आपका होता है। सबसे पहले बेकिंग सोडा का ही देख लेते हैं। तो देखो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रेजेंट होता है ये एनहाइड्रस, यानी इसमें वाटर तो प्रेजेंट रहता है फ्रॉम विदाउट एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन, यानी इसमें एक्वा सोल्यूशन में ये रहता है, ये एक्वा सोल्यूशन में रहता है, लेकिन इसमें जो है कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फॉर्म इसमें मतलब कि नहीं रहता, इसमें फॉर्म नहीं होता है। जब इसका रिएक्शन किसी के साथ होता है तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई भी चीज में फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा में। और अगर देखें तो ये जो है ये सिर्फ ड्राई जो फायर एक्सटिंक्शन होता है, फायर एक्सटिंक्शन में हम लोग बेकिंग सोडा जो ड्राई वो होता है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं अल्कली नेचर में। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब हाइड्रोजन है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अगर हम इसको हीट कर देते हैं ना तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी NaCO3 में जो है सोडियम कार्बोनेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अगर जब हम लोग इसको हीट कर देते हैं। तो ये तो आपका बेकिंग सोडा के बारे में था पूरा।
उसके बाद थोड़ा सा ब्लू पेट्रोल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ब्लू पेट्रोल का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, CuSO4 होता है, ये यू है, CuSO4 डॉट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ इसमें वाटर रहते हैं, और जिसमें 5 मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, वाटर रहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, और इसका जब हम लोग करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है। और उसी तरह से वाशिंग सोडा का देखें तो वाशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला में भी वाटर रहता है, Na2CO3 डॉट 10H2O जो है वो वाशिंग सोडा का होता है, ये देखिए यहाँ पे भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिप्सम में भी जो है आपका होता है CaSO4 डॉट 2H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका यहाँ बेकिंग सोडा में नहीं है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। दूसरा है कि जो जिप्सम है CaSO4.2H2O इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं CaSO4 में, तो कितना टेम्परेचर होता है। तो देखो सबको पता है यार कि जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस में, 120 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका टेम्परेचर होता है। अब इसको कैलविन में आपसे पूछा है, तो कैलविन में 273 कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 120 को। सो 120 को 273 से करेंगे तो ऐड करेंगे तो 3, सबसे पहले 3 आ रहा है यूनिट डिजिट में, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मजा आया? अरे चाचा मजा आयो कि ना आयो, कौन सा है ये, मजा आयो कि ना आयो? यस सर मजा आ गया। चलो सर मजा आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़िए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना इज टू बी नोटेड द हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सो नेट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इंडिकेट दैट। ये क्या इंडिकेट करता है जो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जल्दी बताइए, क्या इंडिकेट कर रहा है इन चार ऑप्शंस में से? भाइयों बहनों बता दो यार कुछ तो रहम खाओ, बताओ तुम बताओ, आज तुम ही बताओगे, आज तुम ही बताओगे, आज मैं नहीं बताने वाला। आज मैं देखूंगा कि तुम लोग बताते हो कि नहीं बताते हो। जल्दी करो, ना करोगे, जल्दी तुम करोगे कि नहीं? नहीं, नहीं। देखो इसमें से जो आपका करेक्ट होगा, ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल, टू फॉर्मूलाज यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, two formulas unit of calcium sulfate to share on the one two calcium sulfate is and one half of the water is in this। यार इसका करेक्ट ऑप्शन तो मुझे बी लग रहा है, इसका करेक्ट तो मुझे बी लग रहा है, आपको कौन सा लग रहा है, आप बताइए। इसका मुझे बी लग रहा है, टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर वन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कैल्शियम सल्फेट जो है यानी CaSO4 जो है वो क्या कर रहा है, वन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जो है वो शेयर कर रहा है। यार मुझे तो वही लग रहा है। देखो CaSO4 जो है वो वन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जो है वो शेयर कर रहा है, एंड देन ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होएगा। जिनको नहीं पता चला यार वो याद रख लो इसको, ठीक है, याद ही रख लो कम से कम। और नहीं है तो भाई पढ़ा रखा है मैंने वन शॉट में, आप वहां पे जाके देख लीजिए, पढ़ा रखा है। चलो अब आपका यहाँ पे नेम जो है आपका चैप्टर का वो है मेटल्स नॉन मेटल का, उसका आपको ये जो है रिएक्टिविटी मतलब कि केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है नॉन मेटल्स का, इसका देख लेते हैं एक, और बाकी सारा उसके बाद जो भी केस बेस्ड बचेगा मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका जो आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपका सही है या गलत है, ठीक है। और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं जो है मतलब आप अगर कहेंगे, रिक्वेस्ट नहीं कहेंगे, तो मैं आपका उसका सोल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। बाकी अभी मैं सिर्फ इसका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क रूप में दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ अगर आंसर भी दूँ तो आप लोग चीटिंग कर लेंगे, ठीक है चीटिंग कर लेंगे भाई, अगर मैं भी करता था पहले, ठीक है। चलो तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, एंड देन उसके बाद जो है मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे मिलेगा PDF, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहां भी मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटल नॉन मेटल के ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मेटल हैव बीन अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज द is known as activity series, reactivity series is in metal, the reactivity is tendency to metals of loss water, it is metal to loss। इस तरह से आप यार पढ़ लो ये इसको, ठीक है।
एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कौन सा इसमें से लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कौन लेस है, ये आपसे कहा है। कौन, क्या कहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा है कि हाइड्रोजन से कौन लेस है, तो हाइड्रोजन से लेस देखना आपको। यार जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ लेना, मैग्नीशियम भी ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखे तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल आपसे पूछा है, तो कॉपर, कृपा, सिल्वर, गोल्ड, हाँ कॉपर जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी। बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेड भी होगा, पीबी भी होगा, लेकिन यार इससे भी जो है आपका कम, पहले कौन आता है हाइड्रोजन के नजदीक में, तो आपका कॉपर आता है, तो कॉपर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। लीड नहीं, लीड कैसे होगा यार, संत प्रभु के हाथ, नहीं लीड तो ऊपर आएगा, हाइड्रोजन से ऊपर आएगा लीड, तो यहाँ पे करेक्ट जो है वो आपका कौन सा होगा, आपका यहाँ पे कॉपर जो है वो हो जाएगा। एक बार रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, इसमें से करेक्ट जो है ऑर्डर में कौन सा लगा पड़ा है ये आपको बताना है। तो यार देखो मैग्नीशियम, देखो कल नानी का मंगल जिंदगी, संत प्रभु के हाथ कृपा, गोल्ड, नहीं ये नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेंगे तो आपसे खुद से बन जाएगा, मंगल न जिंदगी संत प्रभु के हाथ, यस। बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट मुझे लग रहा है। बी कैसे लगेगा भाई, कल नानी का मंगल, नहीं ये नहीं है, ये करेक्ट है, ये ही करेक्ट है, क्योंकि देखो सोडियम सबसे ज्यादा हाईली जो है रिएक्टिव मेटल होता है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। देन मैग्नीशियम, फिर उसके बाद अल्युमिनियम एंड देन उसके बाद कॉपर, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी जो है आपका नहीं है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के ऊपर पड़ा था, मैं सोचा था कि यही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे लगा था कि कॉपर जो है वो अल्युमिनियम के बाद आती है। देखिए ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा, ये ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, लेकिन नहीं, फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, अल्युमिनियम पहले आता है, देन उसके बाद कॉपर आता है। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका हो गया। थर्ड में आपको पूछा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। इट इज बिकॉज, क्योंकि जो HNO जो है इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को, प्रोड्यूस करता है वाटर एंड इट गेट्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू एनी नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, NO और NO2 और NO और NO2 में। बट ये एंड ये रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यानी इसमें से कौन जो है दो मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देते हैं, ये आपसे पूछा है। तो यार देखो ये Pb और Cu जो है वो रिएक्शन इससे करेंगे तो हाइड्रोजन से जो है ये काफ़ी जो है लेस में आते हैं, ये Pb और Cu, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे हो नहीं सकता है, काफ़ी हाईली रिएक्टिव यहाँ पूछा है आपसे। सोडियम कैल्शियम कर सोडियम पोटेशियम भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। आप एक बार इसको गूगल पे करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट मुझे सी लग रहा है, चलो देख लेना एक बार इसका गूगल पे, ठीक है। चलो चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विद विगोरस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है कौन सा मेटल जो है विगोरसली जो है वो रिएक्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर सबको पता है सबको पता है कौन सा हो जाएगा, सोडियम जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई जान, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है एक आपका मेटल नॉन मेटल का केस बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा से जो है यानी ये जो इतना सिंपल सिंपल है, ये ज्यादा कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होता है किस में, किस में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है, तो यार सबको पता है क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होगा, वाटर में, सिंपल सा है। तो इस तरह का सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा, आप इसका आंसर जो है काफी इजिली जो है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पांचवा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपसे पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप इसमें से कौन सा देंगे, इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट इसमें से आपसे पूछा है। तो आयनिक कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, यस सही है। आयनिक कंपाउंड जो है फाउंडेशन यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, सही है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NaCl इज आयनिक कंपाउंड, ये भी सही है। मेरे ख्याल से सी जो है वो इसका यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप इसका आंसर आराम से दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जो भी हार्ड थे वो मैं आपको करा चुका हूँ।
बाकी ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 5 ही है, 5 बचा हुआ है सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर जो है वो आप दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका असर्शन एंड रीजन पे जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका फिजिक्स का भी इसी तरह से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन जो है मैं ला दूंगा, ताकि आपका कोई टेंशन ही ना रहे, एमसीक्यू भी हो जाए और लास्ट वाला जो केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा सीबीएसई और वो भी आपसे बन जाए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपका 100% जो है देने का, साइंस में आपका 100 में 100 है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। अभी आपका केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया है, बचा है अब सिर्फ आपका फिजिक्स का। फिजिक्स का भी मैं 1 शॉट कंप्लीट कर दूंगा, बाकी बायोलॉजी यार किसी और चैनल से देख लेना, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की जिम्मेवारी जो है वो मेरी रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है। बायोलॉजी यार तुम कहीं से देख लेना, क्योंकि बायोलॉजी मुझे नहीं आता है और अभी तक कोई टीचर मुझे बायोलॉजी का नहीं मिला है। बाकी रही बात मैथ्स का, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि आपको 1 शॉट वीडियो किसका चाहिए, मैथ का चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैथ में भी आप लोगों ने जो है वो लाइक किया है कि हाँ सर हमें मैथ का भी चाहिए, तो मैथ का भी कोशिश करेंगे। और एग्जाम से पहले तक में मैथ का जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो पहले मैं ला दूंगा। मैथ का पहले स्ट्रेटजी सुन लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का पहले 1 शॉट वीडियो ला दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कर लेंगे। देन उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आना ही आना है वो भी एक सीरीज में लेके आऊंगा, और उसमें 2 वीडियोस में मैं आपको मैथ का पूरा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। तो इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे जाके प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, आप प्लीज शेयर करिए, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह का बेहतरीन क्लास जो है मैं आपके लिए लाता रहूं बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।